स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से है। ईरान का जो लार्जेस्ट गैस रिजर्व था उसके ऊपर अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा। तो उसके काउंटर के अंदर में ईरान ने जो गल्फ की जो कंट्रीज हैं, इजराइल का जो रिफाइनरी है, उनको यहाँ पे टारगेट किया गया। ये जो सिचुएशन है अटैक एंड काउंटर अटैक का, इसके रिगार्डिंग में यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका एक स्टेटमेंट है। इस तरीके से ऑयल एंड गैस का जो फैसिलिटी है उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। आने वाले समय के अंदर में इजराइल के द्वारा भी ईरान का जो ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको जानकारी ये होना चाहिए ये ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में। हो सकता है यूपीएससी आपसे मैजदा कॉलम के अंदर में क्वेश्चन है वो पूछे, ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ हैं उनको मेंशन करे किस कंट्री के वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो ईरान का जो लार्जेस्ट गैस रिजर्व का जो फैसिलिटी है, जिसको कि हम साउथ पार्स या नॉर्थ डोम के नाम से जाना करते हैं, साउथ पार्स या नॉर्थ डोम के नाम से जानते हैं, पर्शियन गल्फ के अंदर में ये जो गैस का जो रिजर्व है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इजराइल का जो रिफाइनरी है उसके बारे में, तो इजराइल का जो रिफाइनरी है वो हैप्पा नाम का जो सिटी है, हाइपा या हैप्पा नाम का जो सिटी है वहाँ पे सिचुएटेड है। इस सिटी को हम इंडियन पर्सपेक्टिव से भी रीड करते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान में इस सिटी को प्रोटेक्ट किया गया था इंडियन सोल्जर्स के द्वारा। और दिल्ली के अंदर में जो त्रिमूर्ति सर्किल है, इसी सिटी के अंदर में हमारे सोल्जर्स का जो सेक्रीफाइस है उसके रिगार्डिंग में वो इस्टेब्लिश है, वो किया गया है। सेकेंड, आप देखिए कि जब G20 का मीटिंग हुआ था इंडिया के अंदर में, तो उस दौरान में एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो कॉरिडोर है जो कि सी के थ्रू और रेल के थ्रू कनेक्टेड था, जिससे कि जो गल्फ जो सुएज कैनाल है उसको बाईपास है वो किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, जो वेस्ट एशिया के अंदर में जो लास्ट यहाँ पे जो स्टेशन था वो हेपा नाम का ही पोर्ट था, और उसके थ्रू फिर मेडिटेरियन सी को यूज किया जाता, जिसके थ्रू यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो होता। बट आप देखिए कि हमास के द्वारा इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया गया, तो वेस्ट एशिया में डिस्टर्बेंस था। और उसके लेटर फेज में आप देखिए कि ईरान के ऊपर में यूएस एंड इसराइल का अटैक है, तो कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस वो क्रिएट हुआ है। हेपा के थ्रू ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आया है। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सऊदी अरेबिया का जो पोर्ट है, सऊदी अरेबिया का जो पोर्ट है जहाँ पे उनका जो ऑयल एंड गैस को वो एक्सपोर्ट किया करते हैं प्रेजेंट समय में, कि पर्शियन गल्फ का जो एरिया है, पर्शियन गल्फ का जो एरिया है वहाँ पे तो ईरान का कंट्रोल है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वहाँ पे। तो सऊदी अरेबिया ने एक पाइपलाइन है उसको डेवलप किया था, कभी पाइपलाइन को डेवलप किया था कि ईस्टर्न कोस्ट से लेकर वेस्टर्न कोस्ट तक वो यहाँ पे इनसाइड द कंट्री है जो ऑयल को इस तरीके से जो ट्रैवल है वो कराएंगे, और उसके बाद में वहाँ से उसके एक्सपोर्ट को कैरी आउट करेंगे रेड सी के थ्रू में। तो पोर्ट का नाम है वो क्या है, यानबू, उस पोर्ट को हम जाना करते हैं। तो हो सकता है आपसे पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, यानबू उस पोर्ट को हम जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ओमान का जो पोर्ट है डक्कम पोर्ट, जहाँ पे इंडिया को फैसिलिटीज़ है उसकी एक्सेसिबिलिटी का, उसको अगर आपको पास करना है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं क्रॉस करना होता है, क्योंकि ओमान जो है वो आप देखिए कि जो गल्फ ऑफ ओमान है, जो अरेबियन सी है, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ थे जो जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको जानकारी ये भी होना चाहिए जो कतर है, कतर का जहाँ पे गैस फैसिलिटीज़ को अटैक किया गया है। प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल 20% के आसपास जो जो आप देखिए कि जो ग्लोबल गैस का जो सप्लाई है वो कतर के द्वारा ही किया जाता है, एलएनजी का जो सप्लाई है। अब तो कतर का इस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल डिस्टर्बेंस वो क्रिएट हो सकता है यहाँ पे ऑयल गैस फैसिलिटीज़ के ऊपर में अटैक किया जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन शिप्स के बारे में, कल भी हमने रीड किया था कि इंडियन अथॉरिटीज़ का एक प्लान है कि वहाँ पे हमारे जो 22 के आसपास जो शिप्स हैं जो कंट्री का एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको इवैक्यूएट है वो किया जाए। अभी जो 22 शिप्स हैं उनको लाने के लिए इंडियन अथॉरिटीज़ ने ईरान के साथ में डिस्कशन किया है। कुछ हो सकता है मनी का पेमेंट यहाँ पे किया जाए, और ईरान का जो टेरिटोरियल वाटर है उसके थ्रू हमारा ये जो शिप्स हैं वो पास होंगे। जो रिसेंटली जो शिप्स आई हैं, शिवालिक है, नंदा देवी हैं, वो भी ईरानियन वाटर के थ्रू ही आए हैं, इंटरनेशनल वाटर के थ्रू उनका जो पास है वो नहीं हुए थे। ईरानियन वाटर के थ्रू क्यों आया करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं
ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स एक वहाँ पे विंग है जो कि उनको ईरान का जो कम्प्लीटली जो सिक्योरिटी है उसको मैनेज करता है। तो उसके नेवल विंग को बेसिकली इन्फॉर्म किया जाता होगा कि इस तरीके से जो शिप है वो पास होगा उनके ईरान के टेरिटोरियल वाटर के थ्रू, और उसको वो यहाँ पे अलाउ हैं वो करेंगे। ईरान का एक आइलैंड है जो यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में है, आइलैंड को हम जाना करते हैं। एक तो आप देखिए कि खरग नाम का जो आइलैंड है जो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, जहाँ से ईरान अपना जो डीप सी के थ्रू जो पोर्ट का जो सप्लाई, ऑयल का जो सप्लाई किया करता है, तो खरग आइलैंड के ऊपर में अटैक किया गया था। अब यहाँ पे जो है वो लरक आइलैंड है। खरग आइलैंड तो आप देखिए कि जहाँ से सप्लाई करता है ईरान, और अब ये लरक आइलैंड है जिसके टेरिटोरियल वाटर को हम यूज करते हुए वहाँ से पास करेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार पास करते हैं उसके बाद में तो इंडियन नेवी है वो वहाँ पे एस्कॉर्ट करता है इंडियन शिप्स को। पहले भी किया गया था जब होतीज ने आप देखिए कि रेड सी के ऊपर में अटैक किया था, तो इंडियन नेवी ने जो है ऑपरेशन संकल्प उसको लॉन्च किया था, जिससे कि हमारा जो ट्रेड का जो फैसिलिटी है उनको हम सेफ एंड सिक्योर वे के थ्रू पास किया जा सके उस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट एशिया का जो ये अटैक काउंटर अटैक है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर में जो क्रैश सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है। ऑयल के जो प्राइजेज हैं वो स्पाइक किए हैं, उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। तो होना था ये जो सिचुएशन है वो क्रिएट होना था स्टॉक मार्केट के अंदर में ये सिचुएशन। एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है एग्ज़ाम से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारा जो न्यू ईयर के जो सेलिब्रेशंस हुआ करते हैं, एक तो हम 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया करते हैं। एक हमारा जो कल्चरल पर्सपेक्टिव से जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है तो उसके बारे में है। महाराष्ट्र के वहाँ पे जो न्यू ईयर है जिसको हम गुड़ी पड़वा के नाम से जाना करते हैं, गुड़ी पड़वा के नाम से उसको जाना करते हैं। पड़वा बेसिकली जो है जो फर्स्ट डे हुआ करता है उसको, प्रतिपदा का जो दिन है उसको पड़वा बोला करते हैं। तो गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा का जो सेलिब्रेशन को यहाँ पे बताया गया है। न्यू ईयर को अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि आप देखिए कि विक्रम संवत के नाम से, विक्रम संवत के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लार्जर वे के अंदर में हुआ करता है। नवरात्रि का जो सेलिब्रेशन है वो भी स्टार्ट होता है इसी के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो सिंधी कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सन है वो चेटी चंद के नाम से इसको सेलिब्रेट किया करते हैं, चेटी चंद फेस्टिवल के रूप से। फिर आप देखिए कि आपको युगाडी के नाम से आपको मिलता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कनाडा एंड जो तेलुगु स्पीकिंग जो पर्सनस हैं उनके वहाँ पे। और युगाडी के अलावा अगर हम बात करें जो केरल के वहाँ पे इसको विशु के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है केरल के वहाँ पे। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि बिहू का भी एक सेलिब्रेशन हुआ करता है, बिहू का जो सेलिब्रेशन है वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे मिलेगा। तो ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। विक्रम संवत आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो टाइम पीरियड है उससे 57 ईयर्स है वो अहेड हुआ करता है। 57 ईयर्स पहले इसको स्टार्ट किया गया था। 57 बीसी के समय में विक्रम संवत को विक्रमादित्य नाम के जो रूलर थे उनका जो आप देखिए कि जो विक्ट्री होता है उज्जैन के, वहाँ से विक्रमादित्य रूल किया करते थे जिन्होंने विक्रम संवत है उसको स्टार्ट किया था। तो ये हमारे कल्चरल पर्सपेक्टिव से कुछ जो थिंग्स थी जिनको हम डिस्कस किए। हो सकता है यूपीएससी आपसे कोई मैच द कॉलम के अंदर ही यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले, या विक्रम संवत के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसका जो टाइम पीरियड है उसके बारे में, कब इसको स्टार्ट किया गया था, कहाँ के वो रूलर थे, उज्जैन के वो रूलर थे। और आप देखिए कि उज्जैन से हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी पास करता है, जो 23.5 है वो भी आप देखिए कि वहाँ से पास करता है। और जो मध्य प्रदेश के नए जो वहाँ पे मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर पावर में आए थे, तो उन्होंने बेसिकली एक डिस्कशन किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो ओरिजिनल नेम है उसके साथ में उसको नाम किया जाएगा। उज्जैन किस रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है, सिप्रा रिवर है उसके बैंक के ऊपर में ये सिचुएटेड है। कुछ आप देखिए कि जो फॉरेन पर्सन्स हैं जिनका कि हमारे यहाँ पे अनऑथराइज जो एरिया है वहाँ पे उनका प्रेजेंस मिला था। एक जो फॉरेन पर्सनल है वो यूएस से रिलेटेड है, कुछ यूक्रेन से रिलेटेड यहाँ पे पर्सन्स हैं। फिर उनको एनआईए के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, एनआईए के द्वारा अरेस्ट किया गया है। तो जो काउंसलर एक्सेस है उसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है उन लोगों के द्वारा कि काउंसलर जो सपोर्ट है वो उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनका एम्बेसी है उन पर्सन्स के साथ में कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो सिचुएशन है वो क्यों क्रिएट हुआ है हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे।
हमारे आप देखिए कि म्यांमार के साथ में जो टोटल बॉर्डर शेयर होता है 1643 किलोमीटर, हमारा जो टोटल बॉर्डर है म्यांमार के साथ में। अब ये जो बॉर्डर एरिया है वो लार्जली वे के अंदर में ओपन है। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो है कि प्रॉपर फेंसिंग है वो किया जाए उस बॉर्डर के अंदर में, बट ओनली 43 किलोमीटर का ऐसा बॉर्डर एरिया है जहाँ पे अभी तक जो फेंसिंग है वो कंप्लीट हुआ है। लार्जर जो बॉर्डर है वो पोरस है और ओपन है, तो लोग हैं जो फ्रीली मूवमेंट है उसको कैरी आउट करते हैं। हमारे यहाँ पे एक फ्री मूवमेंट रिजाइम का भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, जिसको कि गवर्नमेंट ने फिर बाद में आप देखिए कि इसको जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। फ्री मूवमेंट रिजाइम के अंदर में 16 किलोमीटर तक जो अलाउ किया गया था हमारे वहाँ पे रहने वाले जो पर्सन हैं उनको, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर के अदर पार्ट के अंदर में उनके रहा करते हैं, जो उनके रिलेटिव्स हुआ करते हैं, तो 16 किलोमीटर तक यहाँ पे जो यूज कर सकते थे फ्री मूवमेंट की रिगार्डिंग में, ये राइट था उन लोगों को। बट बाद में इसको स्कार्प कर दिया गया और अब 10 किलोमीटर का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे अलाउ है, 10 किलोमीटर का मूवमेंट है वो अलाउ है। तो पोरस बॉर्डर होना वन ऑफ द एक रीजन है किस तरीके से जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जो प्रोटेक्टेड प्लेसेज हैं, वहाँ पे उनका जो विजिट है वो हुआ है। आप जब आर्टिकल 19 के अंदर में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में रीड करते हो, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अंदर में भी आप देखिए कि जो हमारे जो ऐसे एरिया हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, जहाँ पे अगर आपको जाना है तो किसी ना किसी तरीके से जो परमिशन है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है, तो वो उनका ऑथराइजेशन आपको आर्टिकल 19 के रेस्ट्रिक्शंस के अंदर में भी मिला करता है। और जनरल पब्लिक कंसेंट का जो एरिया है उसको भी आप क्रॉस है वो नहीं करने चाहिए, जैसे कि कोई रेड लाइट का एरिया है, ये कुछ एक्सेप्शन आप रीड करते हो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्कशन है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका डिस्कशन हमने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसकी कंट्रीज के साथ में किया था, गल्फ कंट्रीज के साथ में हमने किया था, बट वो अभी कन्फ्लिक्ट होने की वजह से डिस्कशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आएगा। कौन कौन से कंट्री हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर में? 6 कंट्रीज हैं। एक जो कंट्री है उसका नाम है सऊदी, एक कंट्री का नाम है सऊदी, अदर कंट्री का नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर आप देखिए कि यहाँ पे कतर भी है, यहाँ पे कतर भी है, यहाँ पे कुवैत भी है, यहाँ पे कुवैत भी है, बहरीन भी है और ओमान भी है, बहरीन है और ओमान है। ये जो 6 कंट्री हैं इनके साथ में हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक जो नेगोशिएशन है वो किया जाना था, उसको इस्टेब्लिशमेंट में लाया जाता, बट वहाँ पे ये डिस्टरबेंस है वो क्रिएट हुआ है। इजराइल के साथ में भी हमारा यही डिस्कशन है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम नेगोशिएट कर सकें, बट फिर से डिस्टरबेंस हुआ है। जो रिलेशंस हैं वो एक नॉर्मलाइज स्टेट के अंदर में लिटिल बिट रिस्टोर हुए थे, हमास इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो लिटिल बिट डिक्लाइन हुआ था, बट फिर से डिस्टरबेंस होने की वजह से ये नहीं होगा। अभी हमने जो यूरोपियन यूनियन के साथ में जो डिस्कशन कंप्लीट हुआ है उसको जो साइन किया गया है, क्या वो सब डील हैं वो एग्जिस्टेंस में आई हैं? तो यूरोपियन आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम के साथ में तो मई के मंथ के समय में डील एग्जिस्टेंस में आएगा, और यूरोपियन यूनियन के साथ में नवंबर का जो समय है वो एक्सपेक्ट किया गया है, जब तक वो फ्री ट्रेड का जो डिस्कशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया का ये जो सिचुएशन है इसके रिगार्डिंग में, वेस्ट एशिया में हमारे एमएसएमई का जो इंडस्ट्री है उसका काफ़ी सारा जो ट्रेड है वो पास होने वाला था वहाँ पे जाता, बट जो वॉर होने की वजह से वो ट्रेड है वो नहीं गया है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं गए हैं। इसके लिए आप देखिए कि एक नया इनिशिएटिव लाया गया है, रिलीफ नाम का स्कीम लाया गया है। स्कीम का नाम क्या है? रिलीफ, यहाँ पे स्कीम का नाम है रिलीफ। स्कीम का अल्टीमेट पर्पज क्या है कि क्रेडिट इंश्योरेंस है उसके थ्रू कवर किया जाए हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होने वाला है, जो गुड्स जो जाने वाले थे वेस्ट एशिया के अंदर में, तो क्रेडिट इंश्योरेंस के अंदर में इन एक्सपोर्ट को कवर किया जाए और उन एमएसएमई सेक्टर को रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जाए। 497 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया, रिलीफ प्रोजेक्ट को। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रिलीफ प्रोजेक्ट किसके रिगार्डिंग में है? वेस्ट एशिया के वहाँ पे होने वाला हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी डिस्कस किया है, जैसे इंडिया और फ्रांस के लीडर्स का डिस्कशन है कि ये वेस्ट एशिया का सिचुएशन में जो डीएस्केलेट है वो करने का ज़रूरत है, कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का ज़रूरत है।
और एससीओ और ब्रिक्स के बारे में भी मेंशन है, क्योंकि जो ईरान जो है वो एससीओ का भी मेंबर है और ब्रिक्स का भी मेंबर है। एससीओ और ब्रिक्स बोथ का मेंबर है ईरान यहाँ पे। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे इन ऑर्गेनाइजेशंस को मेंशन करते हुए पूछ लिया जाए, एससीओ को मेंशन कर दिया जाए, ब्रिक्स को मेंशन कर दिया जाए और आपको आपको G20 दिया जाए वहाँ पे, और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन कौन से कंट्री हैं जहाँ पे इंडिया और ईरान हैं जो मेंबर्स हैं। तो एससीओ और ब्रिक्स के अंदर तो मेंबर हैं, क्या G20 के अंदर में भी इंडिया और ईरान बोथ मेंबर्स हैं क्या? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एंटी जो कन्वर्जन बिल है जो छत्तीसगढ़ के वहाँ पे पास हुआ है, तो अब आप देखिए कि जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस जो बिल का जो डिस्कशन था उसको कम्प्लीटली बाइकआउट है वो किया गया। क्या स्टूडेंट्स ऐसा बिल लाया जा सकता है? बिल आप देखिए कि लाया जा सकता है अगर फोर्सफुली वे के अंदर में किसी पर्सनस का जो कन्वर्जन है वो होता है। बट अगर हम बात करें विलफुल कन्वर्जन के बारे में, विलफुल अगर कन्वर्जन है तो उसको तो बेसिकली यहाँ पे रेगुलेट नहीं किया जा सकता, वो अलाउ है। बट फोर्सफुली अगर कन्वर्जन है, फोर्सफुली अगर कन्वर्जन है तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। आर्टिकल 25 को जब आप रीड करोगे तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगा कि हर एक पर्सन को अपने रिलीजन को प्रमोट करने का भी पावर है, बट प्रमोट करने का भी उनको राइट है। बट आप देखिए कि यहाँ पे किसी पर्सन को आप फोर्सफुली वे के अंदर में कन्वर्ट है वो नहीं कर सकते, कन्वर्जन है वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, ट्रांसजेंडर जो पर्सन्स हैं उनके बारे में है, 2014 के समय में नालसा का वो केस आता है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे। नालसा केस के अंदर में आप देखिए कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेटर फेज में 2019 का जो बिल आया, बिल के अंदर में बेसिकली इनका जो सेल्फ आप देखिए कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है उसको बेसिकली कहा गया, सेल्फ आइडेंटिफाई उनके द्वारा किया जा सकता है। अब जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनकी रिगार्डिंग में एक नया बिल आने वाला है, जिसमें बेसिकली जो मेडिकल बोर्ड हैं वो डिसाइड करेंगे, मेडिकल बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाएगा यहाँ पे आइडेंटिटी के बारे में। तो जो आइडेंटिटी है उसको बेसिक एक ह्यूमन राइट के रूप से बताया गया, जैसे यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर में है उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो प्रोटेस्ट है उसको बताया गया है, कल के न्यूज़पेपर के अंदर में हमने इसको रीड किया था। क्या स्टूडेंट ट्रांसजेंडर पर्सनस को रिजर्वेशन का भी फैसिलिटी है क्या? क्या इनको जो रिजर्वेशन है वो भी दिया गया है क्या? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। रिजर्वेशन क्या इनको मिला है क्या इस नालसा केस के बाद में 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू में? नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो मेंशन है वो वेस्ट एशिया के ही बारे में है। वेस्ट एशिया के अंदर में जो ग्लोबल लीडर्स है उनका एंट्री तो हुआ है, चाहे यूएस का हो, इजराइल का हो यहाँ पे, बट एग्जिट का कोई प्लान है वो नहीं देखने के लिए मिलता है कि उनका कोई एग्जिट प्लान नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से कंटिन्यूस जो कन्फ्लिक्ट है, अराउंड 20 डेज के आसपास हो चुके हैं, जो कन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूस वहाँ पे है। ग्लोबल लेवल के ऊपर में जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हुआ है। तो अगर यहाँ पे जो यूएस के जो लीडर हैं वो ग्लोबल वे के अंदर में उनका कोई पॉलिसी है वो डिस्टर्ब करता है, तो उनका जो अकाउंटेबिलिटी है वो कंप्लीट होना चाहिए। जो बिग पावर है तो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो नाविक का जो इनिशिएटिव था जिसके थ्रू हम इंडियन जो जीपीएस है उसको प्रोवाइड करते थे इंडिया और 1500 किलोमीटर का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि उसका जो सैटेलाइट का जो फंक्शनिंग जो प्रोसेस है, सैटेलाइट के द्वारा जो पोजीशन है, नेविगेशन है, जो टाइमिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आप देखिए कि जो डिसफंक्शनलिटी है वो देखने के लिए मिला है, वो प्रॉपर वे के अंदर में वर्किंग नहीं है। तो उसी के बारे में मेंशन है कि इसरो के द्वारा यहाँ पे नया जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाए वो प्रॉपर वे के अंदर में होना चाहिए। ये जो रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन है जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए इसका मेजरली जो इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि 99 के समय में जब कारगिल का वॉर हुआ था यूएस ने हमको जीपीएस फैसिलिटी है उससे डिनाई कर दिया था। तो हमने हमारा खुद का जो जीपीएस डेवलप किया है इसको जल्द से रिपेयर किया जाए, और जो यहाँ पे सैटेलाइट्स है उसको कमीशन किया जाए। पिछला समय में जब सैटेलाइट लॉन्च हुआ था उसमें भी इम्पैक्ट हुआ था, तो इसरो का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नीलगिरी तहर के बारे में है। नीलगिरी तहर आप देखिए कि किसका स्टेट एनिमल है? तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, ये आपको पता होना चाहिए। किसके लिए जाना जाता है ये बेसिकली नीलगिरी तहर? नीलगिरी तहर अपना जो
हाई जो प्लेसेज हैं वहाँ पे क्लाइंबिंग के लिए जाना करते हैं, एक हाई एल्टीट्यूड के ऊपर में ये रहा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्टेट एनिमल तो ये तमिलनाडु का है, बट अगर हम इसका लार्जर पॉपुलेशन के बारे में देखें तो इराविकुलम नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क है केरल के वहाँ पे। तो केरल का ये जो इराविकुलम नेशनल पार्क है वहाँ पे इनका जो संख्या है वो लार्जर नंबर के अंदर में मिला करती है। यहाँ पे जो फोटो के अंदर में दिखाया गया है वो दिखाया गया है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में। तो ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, जहाँ पे तमिलनाडु का वो पार्ट जो कि वेस्टर्न घाट के साथ में कनेक्ट होता है। 2016 के प्रीलिम्स पेपर के अंदर में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कुछ स्टेट्स मेंशन कर दिए गए थे, इनमें से कितने स्टेट हैं जहाँ से जो वेस्टर्न घाट है वो पास होता है, वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट से पास होता है। तो स्टूडेंट्स क्या गुजरात का पार्ट भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे? तो आप देखिए कि कुछ पार्ट आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे गुजरात से, क्योंकि तापी का जो सदर्न पार्ट है वहाँ से लेकर और सदर्न तक एक्सटेंशन है कम्प्लीटली वेस्टर्न घाट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो IUCN स्टेटस है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना कि IUCN स्टेटस क्या है नीलगिरी तहर का। IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। संगम का जो समय है, संगम का जो समय है उस दौरान में भी आपको नीलगिरी तहर का जो मेंशन है वो मिलता है, संगम लिटरेचर के दौरान में भी कि नीलगिरी तहर का वहाँ पे प्रेजेंस था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ दिनों पहले 1930 के समय में जो सोल्ट सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में रीड किया था कि जो सोल्ट सत्याग्रह है वो कैरी आउट हुआ था डांडी मार्च के थ्रू में, और गांधी जी ने जो जो वहाँ पे रूल हुआ करता था, जो लॉ हुआ करता था उसको ब्रेक किया था, लॉ को वहाँ पे ब्रेक किया गया था MK गांधी के द्वारा। तो 1930 का जो सोल्ट सत्याग्रह है उससे पहले महाड़ के अंदर में, महाड़ कहाँ पे है, महाड़ कोंकण का जो रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है महाराष्ट्र के अंदर में। तो आप देखिए कि महाड़ के अंदर में जो वाटर के रिगार्डिंग में एक सत्याग्रह होता है, एक प्रोटेस्ट होता है, जिसको कि जो पब्लिक वाटर है, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, सभी के लिए एक्सेसिबल है वो होना चाहिए। तो 1927 में 20 मार्च का वो समय है जब महाड़ के अंदर में डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं वो यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं, और उनके द्वारा जो जो पब्लिक जो पब्लिक हुआ था उससे आप देखिए कि पानी पिया जाता है। तो ये शो करता है कि जो सोल्ट मार्च है उससे पहले एक डिजर्विंग काइंड ऑफ सत्याग्रह है जो होता है, एक बेसिक ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग में वो यहाँ पे जो सत्याग्रह है वो कैरी आउट हुआ था। और इसी 1927 के आप देखिए कि लेटर फेज में दिसंबर के मंथ के समय में जो मनुस्मृति जो हुआ करती है वो उनके द्वारा जलाई जाती है। तो क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपसे यूपीएससी है वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा इवेंट है वो पहले हुआ था। अब यहाँ पे जो 100 ईयर्स हैं वो भी हुए हैं महाड़ सत्याग्रह के। आपको कुछ यहाँ पे जो इवेंट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो लाइफ इवेंट्स हैं उनके बारे में। तो लाइफ इवेंट्स के बारे में अगर हम बात करें कि कब उनके द्वारा कौन सा जो जो मैगजीन है वो पब्लिश किया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कब सेटअप किया। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1920 के समय में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा उस दौरान में मूक नायक नाम का एक जर्नल आया करता था, उसको पब्लिश किया गया। मूक नायक नाम का जो जर्नल है उसको उनके द्वारा पब्लिश है वो किया गया। फिर 1924 के समय में उनके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा है उसको सेटअप किया गया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा है उसको सेटअप किया गया। फिर आप देखिए कि 1927 के समय में महाड़ सत्याग्रह है उसको ये कैरी आउट करते हैं, महाड़ सत्याग्रह है उनको इनके द्वारा किया गया था 20 मार्च के समय में। फिर 1927 के ही समय में जो दिसंबर का जो मंथ है उस समय मनुस्मृति का जो बर्निंग है वो होता है इनके द्वारा, मनुस्मृति का बर्निंग किया गया। 1929 के समय में जो पार्वती टेम्पल का जो सत्याग्रह है वो इनके द्वारा होता है, 1929 के समय में पार्वती टेम्पल सत्याग्रह इनके द्वारा होता है। फिर 1929 के बाद में 1930 का वो समय है जब नासिक के अंदर में कालाराम टेम्पल है, वहाँ पे ये सत्याग्रह करते हैं।
कालाराम टेम्पल के वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी विजिट के लिए गए थे 2 ईयर बैक्स में। फिर आप देखिए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को ये सेटअप करते हैं 1936 के समय में। इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी है उसको सेटअप किया जाता है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है। और फिर आप देखिए कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942-1945 के समय में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। तो ये कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके द्वारा सेटअप किए गए थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये जो कम्प्लीटली जो टाइम पीरियड है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। ड्रोन्स के बारे में है। ड्रोन्स का आप देखिए कि जो यूज है वॉरफेयर एक्टिविटीज़ में इंक्रीज हुआ है। हमारे जो डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट है कि सेल्फ रिलायंस के अंदर में हमें ड्रोन का इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना चाहिए। और हमें डेवलप करने का ज़रूरत इस वजह से भी है क्योंकि स्टूडेंट जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए कि ड्रोन्स का यूज है वो देखने के लिए मिला था। प्रेजेंट समय में जो वॉरफेयर का जो एक्टिविटी है, चाहे वेस्ट एशिया में हो, कोई भी कंट्री के द्वारा अदर कंट्री का टेरिटरी के अंदर में एंट्री नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे जो अटैक्स हैं वो किए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं उनको डैमेज कर दिया जाता है। तो ड्रोन्स के अंदर में हमें इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है। हमारा जो सेल्फ रिलायंस का जो इंडस्ट्री है उसको हम यहाँ पे सेटअप करें। कौन कौन से ऐसे एरिया है जिसको हम इंडस्ट्री का कैटेगरी के अंदर में काउंट करेंगे? तो आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा इस केस के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन किया गया है और अपना जो वर्डिक्ट है उसको रिजर्व कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो इंडस्ट्री कैटेगरी के रिगार्डिंग में यहाँ पे ये डिस्कशन था। अगर इंडस्ट्री कैटेगरी में कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, इस्टेब्लिशमेंट है वो आएगा तो उसको इंडस्ट्रियल एक्ट के थ्रू ट्रीट है वो किया जाएगा। राजस्थान के वहाँ पे एक जो गर्ल चाइल्ड है उन्होंने पेटिशन को फाइल किया कि वो 12 ईयर का जब उनका एज था तो उस समय में ही उनका जो शादी है वो कर दिया गया था 12 ईयर्स के एज के अंदर में। तब उनका जो शादी है उसको कैंसिल किया जाए, और कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट है उनके द्वारा आप देखिए कि उनका जो मैरिज है उसको नल एंड वॉइड है वो कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले भी एक ऐसा ही पेटिशन था जब यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए कोर्ट ने कहा था। तो पेरेंट्स ने कहा कि जो जो बॉय एंड गर्ल हैं जिनका वो मैरिज हुआ है ये यंग एज के अंदर में, या उनका जो चाइल्डहुड का जो एज है उस दौरान में, तो पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि बोथ पर्सन है वो हैप्पी हैं। तो कोर्ट ने यही माना कि कपल हैप्पी हैं या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। अगर बिलो द 18 यहाँ पे मैरिज है तो आप देखिए कि आपको पेरेंट्स को भी यहाँ पे पेरेंट्स के अगेंस्ट में भी जो केस है वो कैरी आउट होगा। साइट्स के बारे में है। साइट्स आप देखिए कि हम जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं उनके जो ट्रेड के रिगार्डिंग में यूज किया करते हैं यहाँ पे। तो साइट्स के रिगार्डिंग में एक पेटिशन फाइल हुआ जिसको कि यहाँ पे कैंसिल किया गया है कोर्ट के द्वारा। साइट्स है क्या, एग्जाम के लिए तो साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1973 के समय में एक कन्वेंशन है जो साइन होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्योना है उसके बारे में कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड होना है तो उसके रिगार्डिंग में ये कन्वेंशन है। अगर कोई भी कंट्री है वो ट्रेड करता है तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। कहाँ पे ये सेटअप है? 1973 में ये साइन हुआ ये कन्वेंशन, 1975 में ये एग्जिस्टेंस में आता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा के वहाँ पे। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? जिनेवा। और इसको ऑपरेट है वो किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। अब आपको याद होना चाहिए यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो नायरोबी के वहाँ पे है। केन्या के अंदर में जो नायरोबी है अफ्रीका में वहाँ पे है। जिनेवा के वहाँ पे नहीं है इसका हेडक्वार्टर, बट इसको मैनेज जो करना है जिनेवा में वो यूएनईपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ है, यहाँ पे मेंशन किया गया है ईरान के बारे में। ईरान का क्लेम है कि यूएस का एक फाइटर जो प्लेन है उसको उनके द्वारा जो शॉट किया गया है उसको यहाँ पे हिट कर दिया गया है उनके द्वारा। F-35 नाम का उनका प्लेन था। अब ये बेसिकली वॉर सिचुएशन में ऐसे क्लेम्स हुआ करते हैं, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईरान के अंदर में जनवरी के समय जो प्रोटेस्ट हुए थे उस दौरान में आप देखिए कि जो लोग इन्वॉल्व थे उनको यहाँ पे हैंग किया गया है ईरान के अंदर में। ईरान में जब प्रोटेस्ट हुए तो उस समय एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था कि वहाँ पे जो रेजिम है वो चेंज हो सकता है, बट रेजिम चेंज होना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क है। जब तक कोई फॉरेन पावर का जो फोर्स है वो वहाँ पे एंटर ना करे ग्रास रूट लेवल के ऊपर में, जब तक रेजिम चेंज करना बहुत
एक डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ टास्क है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रसिया के द्वारा क्यूबा को जो ऑयल का जो सपोर्ट है उसके बारे में है। यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं क्यूबा के ऊपर में, और क्यूबा आप देखिए कि रशियंस का एक सपोर्टिव जो कंट्री है वो रहा है, चाहे वो क्यूबा के अंदर में रशियंस के द्वारा मिसाइल्स को लगाना हो, जो जिसको हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज है वो बेसिकली आर्म्स परचेज के बारे में है। यूएस ने कुछ आर्म्स परचेज के रिगार्डिंग में यहाँ पे कहा है, एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हजीबुल्ला के बारे में है। हजीबुल्ला जो कि लेबनान के वहाँ पे ऑपरेट करता है। इजराइल ने अपना जो लेबनान के अंदर में अटैक है उनको एडवांस किया है। लितानी नाम का एक रिवर है वहाँ पे, लितानी है। सी ऑफ गैलीलियो है, ये कुछ आपको पता होने चाहिए जो लेबनान और इजराइल का जो बॉर्डर एरिया है उसके बारे में। से कुछ फार्म भी हैं, सेवा फार्म है वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है, सेवा फार्म भी सिचुएटेड है इजराइल के सॉरी लेबनान के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ईरान के बारे में यूएस का जो सैंक्शंस है ईरान के ऊपर में, तो अनसैंक्शन किया जा सकता है ईरान का जो ऑयल है यहाँ पे। और आप देखिए कि ईरानियन मिसाइल ने वेस्ट एशिया में कुछ पर्सनस का डेथ हुआ है मिसाइल के अटैक के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जब तक आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप देखिए कि क्या पर्पज़ है। जो एग्ज़ाम का पर्पज़ यही है कि आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सको। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो पर्पज़ है वो फुलफ़िल नहीं होता है यहाँ पे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।